ढूंढो अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर जीने का मज़ा ही क्या। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर जीने का मज़ा ही क्या। जीने के लिए जीवन में कुछ कमी भी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं स्मिता। अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट पूजा शाह। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, जीवन में ना कई बार हम यही सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, मगर जब ज़िंदगी में हम सब कुछ हासिल कर लेंगे तो क्या कुछ अधूरापन नहीं हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में? क्या कभी हम इस बारे में सोचते भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पाने की कसक ना हमेशा होनी चाहिए, और तभी तो इस ज़िंदगी को जीने का मज़ा और लुत्फ़ हम यूं ही ज़िंदगी भर उठाते रहेंगे। क्यों स्मिता? बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छी बात कही तुमने कि हर सुबह हर दिन एक खास है, और हर दिन हम पिछले दिनों में जो चीज़ें नहीं कर पाते, जो योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, वो नया दिन नया सवेरा लेकर आता है एक नई उम्मीद, नए सपने जिन्हें हम पूरा करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने बिहार बिहान के ज़रिए हर दिन कुछ खास आपके लिए लेकर आते हैं, और क्रमशः धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या खास है आज के सुविचार में। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान हैं, हमारे जो अतिथि हैं, आइए सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। योगेश जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जैसा कि स्मिता ने इतना खूबसूरती से उनका इंट्रोडक्शन कराया है, तो दर्शकों आपको मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी। ये जो बिहार की मिट्टी है ये बेहद समृद्ध है, और ऐसे ही कई सपूत को इन्होंने जन्म दिया है। जी हाँ, बिहार यूं ही समृद्ध नहीं कहलाता है। यहाँ पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है। अगर हम किसी ऊंचाई को हासिल करना चाहें तो हर उम्र के लोग यहाँ कहीं ना कहीं पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। तो चलिए, एक और मेहमान आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू करा दूं स्मिता, चूँकि जो हमारे दर्शक है वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक और मेहमान है वो कितने खास है। बिल्कुल बेहद खास है, क्योंकि इनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे इन्होंने कर दिखाए हैं। आप हैं हमारी बिहार की बेटी जिनको की छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से भी नवाजा गया है। वो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ फिलहाल जॉब भी कर रही हैं, और कई सारे ऐसे इनोवेटिव तकनीकी जो क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए हैं, और अपने कार्यों के लिए कई बार इन्हें सराहा गया है। यानी कि पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने वाली बिटिया आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। चलिए इनसे आपका तारुफ करा दूं। आप हैं आकांक्षा श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत आपका आकांक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा आपका हमारे शो में। कहते हैं एक बेटा भाग्य से होता है, एक बेटा भाग्य से होता है, किंतु एक बेटी सौभाग्य से होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक पिता और पुत्री की एक ऐसी ही जोड़ी है जो दोनों मिलकर कुछ ऐसे नए कार्य कर रहे हैं जिसे केवल हमारे राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इन पर गर्व होगा। हमें गर्व है। क्यों पूजा? गर्व होगा, बल्कि गर्व हो रहा है, और समाज कल्याण के लिए इतनी उच्च स्तरीय कार्य आप दोनों कर रहे हैं। तो चलिए क्यों ना इस बातचीत को हम शुरू करें, और चूंकि आकांक्षा से मैं चाहूँगी सबसे पहले, आज हमारे साथ बिटिया भी है आपकी, तो सबसे पहले शुरुआत आकांक्षा से। जैसा कि मैंने दर्शकों को कहा कि आपको छात्र विश्वकर्मा अवार्ड यानी कि एक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। मेडी रोबो आपने बनाया, और उस क्षेत्र में ही आपको ये अवार्ड दिया गया। मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप जानकारी दें, ये मेडी रोबो बनाने की प्रेरणा जो है वो कहाँ से आई, और दूसरी बात ये कि किस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा सहायक रहा? क्या कुछ संघर्ष रहे उस वक्त के? कब बनाया आपने, कब ये आइडिया आया, कैसे ये सफ़र आपने तय किया? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन।
तो मैं अभी मेडी रोबोट के बारे में पहले थोड़ा बता देती हूँ कि मेडी रोबो है क्या। तो बेसिकली हमने ये मेडी रोबो, अभी जो कोविड का सिचुएशन था, जब डॉक्टर्स नर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूरा कंट्री परेशान था, तो हमने तब इस मेडी रोबोट को बनाया था। तो ये एक रोबोट है जो बिना किसी पेशेंट के नज़दीक गए उनका सारा पैरामीटर्स, मेडिकल पैरामीटर्स, उनकी सारी सहायता कर सकता है जी। कोरोना काल की कोरोना बात काल कर की लीजिए। जी जी। हमने अभी इसलिए बनाया था। तो ये रोबोट क्या है कि किसी पेशेंट के पास जाता है, डॉक्टर इसे भेजेंगे या नर्स उसे भेजेंगे पेशेंट के पास, वो पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को मेजर करेगा और उसको रियल टाइम में किसी भी डॉक्टर के पास भेज देगा। तो इससे क्या है कि नर्स को, डॉक्टर को पेशेंट के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे डॉक्टर्स नर्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, तो उनकी लाइफ को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी से हमें इसकी प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए जिससे डॉक्टर्स की लाइफ को सेव हो। हमने देखा था कि बिहार में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई थी जी, नर्स की, तो उस समय इसे बनाया था। फिर इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये जो रोबोट है वो पेशेंट के पास जाके उन्हें खाना पानी सब पहुंचा सकता है। फिर हम इससे सैनिटाइजेशन भी कर सकते हैं किसी भी एरिया का। बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारे मेडिकल पैरामीटर्स को मेजर करता है। जैसे कि कोई भी एक पैरामीटर है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब मेजर करेगा, इसका डेटा डॉक्टर के पास भेजेगा, डॉक्टर उसको देखेगा क्या है, क्या दिक्कत है, और उसको डॉक्टर दूर बैठे ही किसी पेशेंट को सजेस्ट कर सकता है कि आपको क्या हो रहा है, क्या दवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। आकांक्षा, यहाँ पे आपने बताया कि दूर से ही पेशेंट की जांच की जा सकती है। एक कोविड का दौर था जब सभी अपने घर में बंद खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। उस दौर में आपने एक नया कुछ इनोवेटिव किया, ये आइडिया कहाँ से आया? और ये जो दूरी की आपने बात की, ये दूरी कितने मीटर तक की हो सकती है ताकि वो अपने पेशेंट की जाँच कर सके, उनका इलाज कर सके? तो आइडिया ऐसे आया कि हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हमने इसके पहले ही बहुत सारी चीज़ें बनाई थी कोविड के टाइम में जिससे लोगों का को हेल्प हो सके। फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ें? फॉर एग्जांपल सैनिटाइजेशन का लेके एक कैप हमने बनाया था। उसका नाम रखा था सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग कैप। तो इसमें क्या था कि हमें आदत नहीं थी पहले लोगों के, हम आदत ही नज़दीक आके बात करने की, बट कोविड के टाइम में तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो इसमें क्या था कि हम अगर किसी के बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो एक बजर बज जाता था। तो ये कैप हो गई, फिर यूवी लाइट के थ्रू सैनिटाइजेशन हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी इनिशियल फेज़ में। तो उस समय तो प्रॉब्लम वैसे स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास पीपी किट तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम वो सब चीज़ें बनी। फिर जब हम धीरे धीरे देखें कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टर्स नर्सेज वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है। तो हम इस पर बैठ कर डिस्कस करें तो हमें ये आइडिया आया कि एक रोबोट बना सकते हैं जो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करे, उन्हें हेल्प कर सके। तो हमने इसे बनाया। और इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी दूर तक है। अभी हमने इस पर ब्लूटूथ पे काम कर रहा है। फिर इसका हमें रेंज बढ़ा दिया है हमने, वाईफाई पे काम करेगा, जीएसएम पे काम करेगा। हम एक्चुअली इसे बाद में टेलीमेडिसिन के थ्रू के टाइप पे यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक बिहार का ही कोई गांव है, उसमें बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी तो है नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि इस रोबोट को एक गांव में लगा दे और जो डॉक्टर है वो दूर बैठ के, अब इसका रेंज बढ़ा जीएसएम कर दिए हैं, तो कोई फॉरेन डॉक्टर भी बैठ के बिहार के किसी गांव के पेशेंट का इलाज कर सकता है। ओके, वो विदेश में रहकर भी एक गांव के बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी शहर किसी भी गांव में हो, आपका इलाज एक अच्छे डॉक्टर, एक विशेषज्ञ से आप करवा सकते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचना, जब बच्चे मोबाइल और क्यों पूजा और मूवी और टीवी में बिजी होते हैं, उस उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कहीं ना कहीं यही वो उम्र है, यही वो जज्बे भरा उम्र होता है, समय होता है जब हम कुछ कर दिखाते हैं। अगर मैं योगेश जी पर आऊँ, आपसे बात करूँ, चूँकि आपकी बिटिया से पहला प्रश्न और पहली बातचीत शुरू हमने की, बहुत गर्व महसूस करते होंगे एक पिता होने के नाते। बेटी यहाँ तक पहुँच चुकी है और पूरे देश में अपना नाम इसका जो है वो अब परचम के रूप में लहरा रहा है। आपसे अगर जानना चाहूँगी मैं,
वो एक छोटा सा उम्र रहा होगा जब बिटिया चलना ही शुरू की होगी, उस वक्त क्या आपके कुछ सपने रहे होंगे? किस तरीके से बिटिया को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, क्या कुछ बनाना है, क्या कुछ आपने सपने देखे और वो सपना किस हद तक आकांक्षा ने साकार कर दिखाया? बिल्कुल समझ रहे हैं योगेश जी, आप भावुक हो रहे हैं, क्योंकि बेटी की जब बात आती है, अपने बच्चों की जब बात आती है, तो वो माता पिता के लिए उनकी सफलता जो है वो सबसे भावुक पल होता है, और वो खुद की सफलता से भी ज़्यादा खुशी देता है। बिल्कुल। देखिए ऐसा था कि इसका नाम मैंने रखा आकांक्षा। और जी, मेरी एक और बेटी है, उसका नाम है आस्था। तो कुछ बनाने के पहले हमारा ये था कि इनको एक अच्छा इंसान बनाए। बिल्कुल। एक अच्छा इंसान अगर आदमी बन जाता है तो फिर अगर आपके पास नॉलेज है जी, अनुभव है किसी फील्ड का, और उसका आप यूज अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। अभी आप रोबोट की ही बात करें, इसको हम लोग पेटेंट कर रहे थे, लेकिन फिर जब हम लोग देखे कि उससे हम लोग आकांक्षा ने एक कंपनी भी बनाई है जी। और उसमें था कि पेटेंट करके पैसा कमाना है। लेकिन उसी दौरान फिर हम जब डॉक्टर्स की डेथ होने लगी और ये होने लगी, तो हम लोग मिल के बात किए कि नहीं, पैसा तो बहुत आएगा, बहुत सारा माध्यम है कमाने का, क्यों नहीं हम लोग इसको सोसाइटी के लिए डेडिकेट कर दें, और इसको हम लोग ओपन करके मीडिया में लाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करें। सरकार के पास अप्रोच किए, तो वो कहाँ से आया? वो इसलिए था कि वो ह्यूमैनिटी की जो है आदमी के अंदर जो मानवता है, आप सेंसिटिव हैं तो आप इन चीज़ों पे सोचेंगे। तो हम लकी इस बात के लिए हैं कि रोबोट तो बहुत लोग बनाता है, जी। लेकिन रोबोट के पीछे की जो स्टोरी है कि इसको मानवता के लिए हम यूज़ करें, और ये अगर इनके अंदर आ गया तो हम लकी मानते हैं अपने आप को, एक लकी पेरेंट्स के रूप में। एक सफल इंसान अगर आपने अपने बच्चों को बना दिया है तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सफलता अपने आप अपने घर तक पहुंचती है। और योगेश जी, एक आपका जो खेल का एक क्षेत्र रहा है और ये तकनीक का जो क्षेत्र रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। इसका कहीं एक, लेकिन कह सकते हैं कि खेल में भी तकनीकी कई चीज़ें आ रही हैं जिससे कि सुविधाएं लोगों की बढ़ रही हैं। ये मेडी रोबोट का जो ख्याल आया, इसके पहले भी आप दोनों ने या आकांक्षा ने ऐसी कोई चीज़ें बनाई थी तकनीक से जुड़ी, कंप्यूटर से जुड़ी या बहुत मशीनरी? सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोग का क्या था ना कि कोई एम टारगेट नहीं होता था कि ये करना है। जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों का प्रॉब्लम, जैसे अगर मेरे घर का कोई प्रॉब्लम है, जी। उदाहरण के लिए आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि हम लोग घूमने जाते थे, तो बचपन मेरा चूँकि गांव में गुजरा तो प्लांटेशन का शौक़ था। अब बाहर जा रहे हैं, गमला सूख जा रहा है, आप फ्लैट का चाबी किसी को दीजिए, उसमें भी रिस्क है, और वो उतना पेन नहीं लेगा जितना आपको चाहिए। तो उस समस्या के लिए हम लोग उसको ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम किए। तो इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बरामदे में हैं, रात में लाइट ऑन किए, दिन में उसको ऑफ करना भूल गए, वो दिन भर जल रहा है, यूजलेस। टॉयलेट का एग्जॉस्ट ऑन है और वो हम ऑफ करना भूल जाते हैं बहुत बार, अननेसेसरी पावर, तो बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है हम लोग को। तो उन सारे छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग काम करना शुरू किया अपने घर से। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, हमारे जैसे 60 करोड़ लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग जैसे जैसे समस्या आती गई उसके समाधान के लिए काम करते गए। और यहाँ कोविड के दौरान भी वही हुआ। कोविड के दौरान भी जब हम लोग देखे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो चलो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसी तरीके से डॉक्टर का प्रॉब्लम आया तो जैसे आकांक्षा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उस हिसाब से काम करते चले गए। और ये अच्छा लगता है ना, ये अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े चीज़ों के लिए बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े लोग हैं, आज चांद पे बस्ती बनाने की बात हो रही है, लेकिन हम लोग का जो अनुभव है, मेरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, बहुत सारे फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तकनीकी क्षेत्र में किस तरीके से ऐसी चीज़ों के इजाद कर रहे हैं जिससे कि एक आम जनता को भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ब्रेक पर जाने से पहले योगेश जी, आपसे बातचीत हमने जारी रखी थी और उसी बातचीत को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगी। आपने कहा ऊर्जा संरक्षण की बात, और बिल्कुल सही आपने बात कही कि कई बार हमारे जहन से बातें निकल जाती हैं, कई बार हम स्विच ऑन करके ऑफ करना भूल जाते हैं, तो कई बार गलती से भी ऑन रह जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सिस्टमैटिकली उसे ऑन ही रहना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के इस दिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये हाई टाइम है, ये बिल्कुल वो वक्त आ चुका है जब हमें कुछ कड़े कदम उठाने हैं ऊर्जा संरक्षण को लेकर के। तो आपके क्या कुछ कदम हैं इस ओर, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए उसमें क्या है कि आप छोटे छोटे इनोवेशन से, छोटी छोटी सेंसर से उसको पूरे घर को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। केवल घर की बात नहीं, आप कार्यालय है, विद्यालय है, कॉलेजेज है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत कंजम्पशन है पावर का, उन सारे चीज़ों को छोटे छोटे सेंसर से, अब तो इतने अच्छे अच्छे सेंसर्स आ गए हैं, अब तो छोटे छोटे बच्चों का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन चीज़ों को डाला जा रहा है, लेकिन उसको मूर्त रूप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने घर को एक ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंट घर के मॉडल के रूप में बनाए, जहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल के बीच में थर्मोकोल का यूज़ किया गया है कि सन के जो टेम्परेचर से अंदर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़े। घर का जितना भी लाइट है, फैन है, वो सारा सेंसर बेस्ड है। जहाँ पे आप जाएंगी वहाँ पे लाइट जलेगा, आप हटे लाइट पंखा ऑफ, चाहे वो टॉयलेट हो चाहे किचन हो, हर जगह पे सेंसर बेस्ड कर बनाया गया है। और बच्चे देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, और वो इस तरह का प्रोजेक्ट जब भी कुछ करना चाहते हैं मैं उनको हेल्प भी करता हूँ। तो और दूसरा क्या है कि अब स्मार्ट होम का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अब मेरी माँ ओल्ड एज की हैं, बताया ना कि हम लोग समस्या पे काम करते थे। अब उनके लिए संभव नहीं है कि वो मतलब लाइट ऑन ऑफ करना या फैन के लिए वो थोड़ा सा, चूँकि बेड पे ही हैं तो अपना डेली रूटीन वर्क कर लेती हैं, लेकिन उनको रात में अगर ठंड लग रही है तो किसी को बोलना पड़ता था कि फ़ैन ऑफ कर दो, फिर गर्मी लगी तो किसी को उठाना पड़ता था, वो उतनी सक्षम है नहीं कि वो खुद से, तो उनके लिए हम लोग वॉइस ऑपरेटेड कर दिए। क्या बात है। सारा लाइट और पंखा वॉइस ऑपरेटेड है। उसी तरीके से डोर पे आप खुल जा सिम सिम बोलेंगे, डोर ओपन हो जाएगा। तो बच्चों का इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, इन सब चीज़ों पे हमने काफ़ी काम किया है। और बच्चों को, विकलांग दिव्यांग जो है हमारे, उन लोगों से हम इस चीज़ को शेयर भी करते हैं और लोगों से बोलते हैं कि कभी भी आपको इस फील्ड में आना है, कोई इंटरेस्ट हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो अच्छा लगता है इस तरह के चीज़ों पे काम करना। नहीं, ये हर समस्याओं को लेकर उनके समाधान की बात करना, उन पर काम करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और समस्याएं तो हर घर में है, हर के जीवन में है, और हम समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो हम उनसे दूर नहीं हो सकते। बहुत ज़रूरी है कि उनके समाधान पर चर्चा की जाए, चर्चा करें, उस पर काम करें। बिल्कुल। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे आपके रोबोट के बारे में। बहुत कम उम्र में एक इतने बड़े राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होना, उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपके अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि आपके उम्र की सफलता को बताती है। ले बहुत सारे बच्चे आज भी हैं, बहुत सारे टीनेजर कह सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, जो घर में कुछ छोटी छोटी चीज़ों से नए चीज़ों का निर्माण करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, इनोवेशन करते हैं, लेकिन कई बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि कहाँ उनको शोकेस करना है उस प्लेटफॉर्म पे। उनके लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली बहुत लोग बनाते हैं। हम लोग अभी कॉलेज में भी थे तो कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जी। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से उतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर अवेलेबल भी है तो उनका एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं हो पाता है कि लोगों को पता चले। ये छात्र विश्वकर्मा अवार्ड का भी था, तो ये कॉलेज के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है, फिर मैंने अप्लाई करा। तो मुझे लगता है कि अगर इसका जनरल अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो, जैसे स्कूल में एग्जीबिशंस लगते हैं, वैसे ही अगर बिहार की बात करें तो जनरल एग्जीबिशंस लगे कि किसी के पास कोई कुछ बनाया है, आप आके दिखाओ। फिर गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी लोगों को, तो जो बना रहे उन्हें भी लगेगा कि हाँ कुछ तो मतलब कुछ मिल रहा है, मोटिवेशन मिलता है। और आकांक्षा, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने बात की अपने अवार्ड की भी, तो कहीं ना कहीं जब सरकार द्वारा ये अवार्ड मिलता है और नेशनल अवार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं हम प्रोत्साहित ज़रूर होते हैं। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि ये जो एक रिकग्निशन आपको मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। योगेश जी, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आवश्यकताएं तो जीवन में हमारे आती ही रहती हैं। शुरुआत में ही मैंने पूछा था कि जब बिटिया हुई और उस वक्त के बहुत सारे सपने रहे होंगे, उस वक्त भी बहुत सारी आवश्यकताएं रही होंगी, आप उस पर काम कर रहे होंगे। चूँकि आप एक बहुत ही उम्दा हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, और दर्शकों को भी मैं बता देना चाहूँगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, विद्यालयों में जाकर के मुफ्त प्रशिक्षण इन्होंने दिया है। और इसी क्रम में अगर मैं बात करूँ आपसे,
कि किस तरीके से आपने अपनी बिटिया को भी चाहा कि वो भी एक खिलाड़ी बने और फिर वो तकनीकी क्षेत्र में आई, चूँकि आप भी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये आवश्यकता और आविष्कार का जो ये सफ़र था वो कैसे आपने तय किया? देखिए, हॉकी में बहुत लंबे समय तक हम एज ए प्लेयर नहीं हो पाए। एक आई इंजरी के बाद हम कोच की भूमिका में आ गए और मेरा बहुत सक्सेस रहा। हम उसको गोल्डन पीरियड मानते हैं अपना। तो इसके जन्म के समय मेरा हॉकी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मेरे अंदर बहुत जुनून था कुछ करना है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। खासकर गर्ल्स के सेक्शन में बिहार की लड़कियां पूरे मतलब भारत में छाई हुई थी उस समय। वो अलग है, बार बार आता है वो स्टोरी, उस पर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस दौरान जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो हमारी इच्छा हुई कि चलो इसको भी हम हॉकी में ले जाएंगे। खुद चूँकि हम कोच हैं तो अपनी बेटी को भी उसमें ले जाएंगे। तो इसके लिए जालंधर से स्टिक मंगवाए, स्पेशल ट्रैक शूट था और ग्राउंड ले जाने के। लेकिन ये इसका स्पोर्ट्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। कोई भी बच्चा बॉल जरूर लेता है, ये बॉल की तरफ देखती ही नहीं थी। ट्रॉफी वगैरह का लालच देने के बाद भी जब 2-3 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए, क्योंकि हमको लगा कि इसके अंदर नेचुरल जो इंटरेस्ट है वो नहीं है, छोड़ दिए। लेकिन जब हम कुछ इनोवेटिव काम करते थे, टेक्निकल काम करते थे, तो गोद में बैठी रहती थी, देखते रहती थी, और उस समय लगता था कि इसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। जब बड़ी होते गई तो छोटा छोटा चीज़ करते थे, उसमें इससे भी करवाते थे, बहुत सारा हेल्प करती है। आज भी अगर कोई भी टूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ भी होती है, हमको नहीं पता, इसको सब पता होता है कि कहाँ है नहीं है। तो इस फील्ड में जब इसका इंटरेस्ट देखे तो हम इसको उस फील्ड में लाने के लिए कोशिश किए, मतलब कि हाँ थोड़ा इंटरेस्ट जा। देखिए, आपको अपना इंटरेस्ट थोपना नहीं चाहिए, अगर उसके अंदर है तो उसको आप बढ़ावा दे दीजिए। हम आपको एक छोटा उदाहरण देके, मतलब पेरेंट्स तो अच्छा चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, लेकिन एक जगह वो गलती कर जाता है। उनका ये सोचना कि जो काम हम नहीं कर पाए, हमने जो सपना देखा था उसे पूरा नहीं किया, मेरे बच्चे उस सपना को पूरा करेंगे। आप ये देखिए ना कि आपका उस फील्ड जो कोई सपना था वो आपका इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट आपके बच्चों में है कि नहीं। बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी मैंने लिखी थी, या बहुत चर्चित भी है, कि एक हाथी का जोड़ा अपने बच्चे को चाह रहा है कि हम तो आसमान में कभी नहीं उड़ पाए, मेरा बच्चा जरूर आसमान में उड़े। देखिए कितना इम्प्रैक्टिकल सोच है। हाथी का बच्चा, हाथी कभी उड़ नहीं सकता है, वो बहुत काम कर सकता है, ताकत वाला काम कर सकता है। तो हम लोग जो ये सपना देखते हैं कि जो काम हम नहीं किए, हम आईएएस नहीं बने, अपने बेटे को आईएएस बनाएंगे। आप देखिए ना कि उसका किस फील्ड में, मान लीजिए वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, और आप उसको आईएएस बना रहे हैं, वहाँ पे गलती करते हैं हम लोग। और ये हम कोशिश किए कि अपने बच्चों के साथ वो गलती नहीं करें। विश्वकर्मा अवार्ड के साथ साथ और भी कौन से सम्मान हैं जो आज के छात्रों को नहीं पता है, जिनके बारे में उन्हें जानकारियाँ नहीं है? वो ऐसे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से वहाँ पार्टिसिपेट करना है, वहाँ भाग लेना है, ये उन्हें नहीं पता है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो जैसे ये अवार्ड था, ये AICTE ऑर्गेनाइज करवाते हैं जी। और जैसे ये अवार्ड है, बहुत सारे, इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये 7 to 8 मंथ्स चला था इसका सारा प्रोसेस। ये बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ था, पहले डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा, फिर अलग अलग वीडियोस बनाने पड़े थे, अलग अलग टॉपिक्स उन भेजते थे कि आप मुझे बताओ कि इसके बारे में क्या है। तो 6 to 7 राउंड्स हुए। स्टार्टिंग में इसमें 36,000 पार्टिसिपेंट्स थे, और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट होते 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 फिर फाइनल राउंड हुआ। तो ये तो हो गया छात्र विश्वकर्मा अवार्ड। ऐसे बहुत सारे और भी अवार्ड्स हैं जो AICTE ऑर्गेनाइज करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवाती है। अलग अलग कॉलेज लेवल पे भी होता है कि हर कॉलेज अपने अपना ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वैसे ही स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब का है, ATL है, जो बहुत सारे स्कूल्स में चल रहे हैं, वो इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा इन सारे अवार्ड्स के बारे में हमें नेट से ही जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल तो हमें TV वगैरह पे मिलता है नहीं है। तो नेट पे, इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल वेबसाइट्स पे जाके हम देख सकते हैं। AICTE के वेबसाइट से बहुत सारे आते हैं। फिर गवर्नमेंट वाले लेवल के government.org.in जो है, उसमें भी बहुत सारे आते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ YouTube चैनल्स भी है जो बताते हैं कि आप इसमें अवार्ड का ये सब का देख सकते हो। तो खुद से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ज़रूरत है बस उन्हें ढूंढने की। बिल्कुल। योगेश जी, ज़रूरत है उन्हें ढूंढने की, जैसे कि स्मिता ने कहा और आकांक्षा ने भी कहा है कि केवल
अपने प्रयास के साथ साथ अगर हम खोज को जारी रखें तो हम अपनी सफलताओं को पाएंगे। लेकिन अगर विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान प्रयोग की बात होती है, प्रयोग की चीज़ होती है। छात्र जीवन से लेकर के अभी तक आपने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं चाहूँगी उन सारे आविष्कारों पर और किस तरीके से एक छात्र साइंस को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कायम किया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आविष्कार बहुत बड़ा शब्द है और हम बार बार कह रहे हैं कि आविष्कार या बहुत रिसर्च उन सारे चीज़ों पे नहीं जाके हम बात करें कि मतलब सबसे पहले तो इन चीज़ों में आपकी रुचि होनी चाहिए। आपके अंदर अगर रुचि है जी, फिर बहुत कुछ सब कुछ आसान हो जाता है। तो जो मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट रहा, रुचि हुआ, तो उसके बाद जब हम गांव में थे वहाँ भी कुछ ना कुछ करके कामों को आसान कर देते थे। बाद में जब हॉकी खेलना शुरू किए उसमें भी इसका हमको एडवांटेज मिला। फिर जब हम हॉकी खिलाना शुरू किया एज ए कोच, तो वहाँ भी इस तकनीक का उपयोग हुआ। और बाद में फिर आम लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के साथ साथ अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि जो रोड पे लोग हैं, घर की बात तो हो गई कि एक स्मार्ट घर, एक एनर्जी एफिशिएंट घर का मॉडल के रूप में बना लिए। अब सड़क पे जो लोग ठेला लेके घूम रहे हैं, रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं, या अभी आप देखेंगे बिहार में या पटना में 1500 ऐसे फ्रूट्स बेचने वाले हैं जो साइकिल पे 100-100 केजी का फ्रूट्स लाद के और 10-10 किलोमीटर जाके और वो बेचते हैं। उनके परेशानी को देखने के बाद, ठेला वाले जो घूम के बेचते हैं उनके परेशानी को देखने के बाद हमको लगा कि इन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। और बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे कि उस काम का कितना बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो इस तरह फिर उसी तरीके से अब आप देखेंगे कि पूरा केवल पटना नहीं, पटना चूँकि पुराना शहर है, इसमें बढ़ने का स्कोप है नहीं, तो फ्लाईओवर का फ्लाईओवर बनते चला जा रहा है। लेकिन जो दिव्यांग है, जो अपने व्हील चेयर से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उनके लिए तो ये कठिनाई होगी। सरकार के लिए तो मजबूरी है, उसके बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे फ्लाईओवर के बिना। लेकिन दिव्यांग के लिए परेशानी हुई। अब उनके लिए हम इस पे काम कर रहे हैं कुछ संस्था से जुड़ के कि उनका काम कैसे आसान हो जाए। तो जो मेरे इतने सालों का जो मेरा अनुभव है इस फील्ड में, अलग अलग, चाहे हम बहुत इसमें भी तकनीक में भी जो मेरा इंटरेस्ट रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मैकेनिकल, कारपेंट्री, हर सारे फील्ड में मेरा थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्ट रहा उसका अभी हमको बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अगर आप रोबोट की, जैसे अभी हम लोग जो आकांक्षा का सारा कोडिंग से रिलेटेड सारा चीज़ ये था, लेकिन आप देखिए कि एक रोबोट, और वो भी मेडिकल से रिलेटेड रोबोट, घर पे बनाना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल सही बात। वो इसलिए क्योंकि उसमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, कोडिंग की ज़रूरत होती है, और वो भी हम लोग लॉकडाउन के दौरान बनाए। तो ये अलग अलग फील्ड का इंटरेस्ट, मेरा अनुभव काम आया। उसी तरीके से अब जो मेरा एक फोकस एरिया है, कॉमन पीपुल की कॉमन नीड, और वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है प्राइस। अगर आप मान लीजिए कि कोई व्हील चेयर बना दीजिए और उसका कीमत आप 1 लाख रख रहे हैं, तो फिर वो बेकार हो जा रहा है। आप जो व्हील चेयर यूज हो रहा है उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके उनके काम को आसान कर दीजिए। जैसे आपको एक जानकारी देंगे कि जो बैसाखी है, सैकड़ों साल से उसको यूज़ कर रहे हैं। हम जब दिव्यांग लोग के पास गए और उनसे उनके प्रॉब्लम को बात करने लगे, तो एक आदमी था, उसका पूरा यहाँ पे लोथड़ा ऐसा बन गया था बैसाखी यूज़ करते करते। को लगा कि बड़ा पेनफुल होता हुआ उनके लिए। फिर उसके बैसाखी को देखे तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि वो, आप कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और स्कूटी से जा रहे हैं, और उसमें सॉकर नहीं हो तो क्या आपकी स्थिति होगी। तो वो जो बैसाखी था उनका, जिसके सहारे वो चलते हैं, उसमें जो डायरेक्ट शॉक यहाँ पे आ रहा था, हम उसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा स्प्रिंग डाले, हार्ड स्प्रिंग, बहुत मतलब 1-2 इंच का, और उसके वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनका जो काम आसान हो गया। तो ये सब चीज़, उसके बाद जो उसके चेहरे पे जो खुशी थी, ये अच्छा लगता है कि चलो, तो इस तरह के चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फोकस है। आपके कार्य से अगर दूसरे के चेहरे पे खुशी आती है, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हम बना पाते हैं, तो ये हमारे लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सफलता होती है। योगेश जी, जो आपसे बात कर रहे हैं तकनीक के अलावा जो आपकी पहचान
हॉकी ने आपको एक पहचान दी है। हॉकी पूरे विश्व के कहते हैं सबसे प्राचीनतम खेलों में से एक है। हॉकी के इतिहास के बारे में, और कहीं ना कहीं एक समय आया था जब हॉकी कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन आज के समय में महिला हॉकी टीम भी है और हॉकी हमारे देश में काफ़ी फिर से प्रमुखता से आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी इस दूरदर्शन ने भी मुझे बहुत मौका दिया, जब भी मैं आता था तो कहता था कि ये समय का चक्र है जी। ऐसा नहीं है कि हॉकी खत्म हो जाएगा इंडिया से। बिल्कुल। और हम हमेशा कहते आए हैं कि हॉकी चूंकि मेरा राष्ट्रीय खेल रहा है तो हर भारतीय के दिल के कोने में हॉकी जिंदा है, उसको थोड़ा मदद की ज़रूरत है। अब सरकार के द्वारा थोड़ा मदद मिला, एसोसिएशन प्रोफेशनल ढंग से काम करने लगी। आप देखें हमारी टीम कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है। बिल्कुल। इस बार जो ओलंपिक में रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बाद जो हॉकी का माहौल बना है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, खेल में राजनीति की बात हमेशा होती थी, लेकिन आज हॉकी राजनीति का मुद्दा बन गया, चुनाव का मुद्दा बन गया। एक सीएम आज हॉकी की बदौलत दोबारा इलेक्शन जीत के आ रहा है, तो ये स्पोर्ट्स अगर चुनाव का मुद्दा बन जा रहा है तो ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद है और हॉकी के लिए तो ये निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी और भी बेहतर दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतर करके दिखाएंगे और बेहतर अभी कर रहे हैं जो लोग हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। तो क्यों ना आकांक्षा से भी जाने। आकांक्षा, जैसा कि आपके पिताजी ने भी कहा कि बचपन से उतनी रुचि आपकी खेल में नहीं रही है, मगर आविष्कारों पर रही है, कुछ इनोवेशंस पे रही है। आविष्कार अगर बड़ा शब्द है तो इनोवेशन अगर मैं कहूँ तो वो बड़ा शब्द होने के साथ साथ उसको आपने बड़े तरीके से करके दिखाया है। स्कूल का वो वक्त जब आपने छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू की होंगी, वो वक्त कैसा रहा और उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहते हैं, किस तरीके से वो मोटिवेट हो सकते हैं? तो हमारे स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता बट हाँ मिलता है। जैसे एक दो बार साइंस एग्जीबिशंस होते थे, बट ज़्यादा स्कूल में भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब ऐसे अवार्ड्स नहीं होते या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस होता है कि हाँ आप स्टडीज़ में अच्छा करो, आप बोर्ड में इतना नंबर लाओ, आप इस एग्ज़ाम में इतने नंबर लाओ। तो अगर स्कूल से हम करना स्टार्ट कर दें और बाद में फिर अच्छे लेवल पे ले जाए तो अगर बेहतर बहुत बच्चा बिल्कुल बच्चे ही अगर स्टार्ट कर दे इनोवेशंस करना है, छोटे छोटे इनोवेशंस करना, तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे कंट्री का नाम होगा, कंट्री का नाम होगा, बिहार का नाम रोशन किया है आपने। आकांक्षा और योगेश जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रहे और बहुत सारी आपने बातचीत हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें हमसे साझा करने के लिए। और आकांक्षा को भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही नए नए आविष्कार करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और योगेश जी आपके लिए भी कि जो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ों का बड़ी आविष्कार को आप करते हैं ना, जो दूसरों की समस्याओं के समाधान के लिए, ये ऐसे ही निरंतर करते रहें और आपसे और लोग भी प्रेरित हों, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, शुक्रिया। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ थे योगेश कुमार जी, पूर्व हॉकी प्लेयर, और आकांक्षा जो कि छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से नवाजी गई हैं। और दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे खत हम तक पहुंचा देने का, तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।